हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये 20-25 मिनट की क्लास और आपका ग्राफ का 20 नंबर का काम पार। और मैं आपसे सलाह भी चाहूँगा कि वैसे तो मेरा अभी मन नहीं है, अभी तो मैं 25 क्लासेस तक आपको ग्राफ ही कराऊंगा। टोटल 25 क्लासेस में प्रैक्टिस भी, हर तरह का ग्राफ, देखिए बच्चा, हर तरह का हर टीचर करा सकता है, लेकिन बच्चा हर तरह के ग्राफ को करने में सक्षम हो, ये सभी टीचर्स नहीं करा सकते। इसमें इसमें ज़रूरी है कि भाई आपको एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में, ठीक है, कि बच्चों से वो सारा काम हो जाए। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा ग्राफ कराया लेकिन बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है टीचर की भी कमी रही हो, क्योंकि वो उनको उतने अच्छे से सिखाने में सक्षम नहीं हुआ। और मेरी कोशिश जब भी रहती है तो मैं चाहता हूँ बेटा, मैं तो यहाँ कैसा भी ग्राफ ले आओ मैं आपके सामने हल कर ही दूंगा, लेकिन बच्चों से हल हो जाए। मैं उस क्रम में आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में एकदम सटीक चीज़ें आती रहें, और कैसे कैसे लेवल बढ़ता है ग्राफ का वो आपको डेली डेली चेंज करने को मिलता रहे। और मैंने जैसे बताया आपको कि ग्राफ कुछ भी नहीं है, उसकी लैंग्वेज अगर आपने समझ ली, रीडिंग तो आप पढ़ ही लोगे उसकी, भैया क्या क्या लिख रही है, ठीक है। ये जो ग्राफ बने होते हैं ना, ये तो जस्ट रीडिंग है, मेन तो क्वेश्चन है। अगर उसको समझा तो समझ लीजिए काम तमाम है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मेरी आपसे यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 25 क्लासेस के बाद, क्योंकि टाइम बचेगा और 20-25 दिन का, तो क्या रीजनिंग और मैथ्स के चैप्टर भी ले लिए जाएं जो 5-5 नंबर के आएंगे। वैसे तो दीपक सर ने बहुत अच्छे कराए हैं वरदान 2.0 में, पर मैं देखूंगा बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस अभी तो नहीं करता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है मैं लास्ट टाइम पे आपको मैथ्स रीजनिंग के वो चैप्टर भी करा दूं जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि वो 4-4, 5-5 चैप्टर हैं, बड़े ही सिंपल से हैं। अगर उनको ढंग से कर लिए जाए तो वो भी ऐसे ही समझ में आएंगे जैसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ कुछ होती ही नहीं है जब आप उसको सीखने बैठते हो तो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज मैं 2 ग्राफ लेके आया हूं, एक लाइन का ग्राफ है और दूसरा टेबल का क्वेश्चन। टेबल के क्योंकि 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 2 क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे, तो एक ग्राफ एक टेबल रोज आपका हो रहा है। आज भी वही है, कल से बेटा हो सकता है या परसों से मैं पाई चार्ट आपके शुरू कर दूं। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होगी, सैटरडे संडे नहीं होगी बच्चों। ये है पैट की बुक जिससे ग्राफ में करा रहा हूं। क्या सारे ग्राफ इसी बुक से हैं? जी नहीं, ये समझ लीजिए हमने इसलिए छोड़ी हुई है कि बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इससे कर लेना। जी, अभी भी अब तक मैंने इस बुक से कोई भी क्वेश्चन ग्राफ का नहीं लिया। हालांकि इसमें पिछले जो पैट का पेपर हुए हैं उसमें 4 ग्राफ आए हैं, 4-4 8 ग्राफ आए हैं, 2 उसमें ग्राफ के 2 टेबल उसमें, 2 टेबल उसमें, टोटल 2 पेपर हुए हैं ना, तो टोटल 8 क्वेश्चन वो भी इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो सब कुछ है इस बुक में, बट मैंने इस बुक से इसलिए नहीं करा रहा हूं ताकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बचे रहें क्वेश्चंस। चलो, बाकी ग्राफ ही नहीं है इसमें, हर टॉपिक है, मतलब पूरा 100 नंबर का मटेरियल है, इंग्लिश सब कुछ जो भी हो आपको चाहिए। चलो, ये बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहां से आप लेना चाहो ले सकते हैं। बस डाल देना यूपी SSC पैट अंकित भाटिया रोजगार विद अंकित, अमेजॉन पे डाल लो, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह आ जाएगी। चलो बेटा, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बेटा देख पा रहे हो क्वेश्चन को, मैं धीरे धीरे आपको देखिए सवाल को सोचने के तरीके सिखा रहा हूं। आज जो ग्राफ है ये स्पेशल और खास क्यों है? इसका खास होने का कारण है कि यहां पर अब तक जितने भी ग्राफ पढ़ाए हैं, यहां पर नंबर लिखा है सारी बिल्डिंगों पे, या ऐसा लाइन ग्राफ भी पढ़ाया है ना तो उस पे भी नंबर लिखा हुआ था, मतलब ये 35 है, 32 है, क्या है। लेकिन इस बार ऐसा ग्राफ आया है कि इस पे कुछ लिखा ही नहीं है कि ये बिंदु जो है कितने का है, ये जो है कितने का है, ये कितने का है, ये कितने, ये कहां से पता चलेगा इस बिंदु की वैल्यू क्या है। तो बच्चों ये जो यहां स्केल दे रखा है इसको बोलते हैं स्केल। इस स्केल से इनका मान पता करना है आपको। जैसे इस बिंदु का मान मैं पता करूंगा तो भैया ये बिंदु इस लाइन पे है, ये जो आपको लाइन दिख रही है बच्चों, एक साफ साफ दिख रही होगी सबको, ये एक लाइन दिख रही होगी बच्चों, ठीक है। ये बिंदु बिल्कुल इस लाइन पर आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 35। और ये वाला बिंदु किस लाइन पे है? ये तो इन दोनों लाइनों के बीच में है सर, तो ये लाइन कितने की है भाई? ये लाइन कितने की है? 40 की।
और ऊपर वाली लाइन कितने की है भाई 45 की, और ये बीच में है, तो ये कितना हो गया बेटा 42.5। तो इस बात को ही बहुत गौर से समझना है, क्योंकि बच्चा यही गलती कर देता है। अब बच्चा सोचेगा सर ये 42.5 है, इस बात का क्या पता है, इस बात का क्या पता है कि ये 42.5 ही है, तो इसका कैसे पता लगाएंगे हम 42.5 है। बच्चे देखिए, अगर ये 41, 43, 44 कुछ होता ना, तो यहां लिखता और यहां डॉट डॉट भी लगे हुए होते और उस पर लाइन खींचता, क्योंकि इतना बारीक आपको कभी नहीं आ सकता, अगर आएगा तो वो लाइन खींचेगा कि 42 की लाइन पे बिंदु, छोटी छोटी डॉट डॉट वाली, ये तो गाढ़ी लाइन और वो छोटी छोटी डॉट डॉट, और यहां भी डॉट लगे होंगे, ठीक है। और अगर यहां लाइन वाइन कुछ नहीं है तो आपको सही यानी एकदम एग्जैक्ट ये बीच में ही मानना है, 42.5 इसको मानना है जहां भी ऐसे कहीं बिंदु आएगा। तो समझ में आ गई बात। अब ये क्या है, इस बिंदु का वैल्यू बताओ। अब इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है, और ये वाली लाइन कितने की 20 की, और ये वाली है 15 की। 20-15 के बीच में तो कितना, 15 से ऊपर 20 से कम, तो मैं कहूंगा 15.5 इस बिंदु की वैल्यू होगी। और इस बिंदु की वैल्यू क्या, ये भी बीच में है 30 के और 35 के, तो 30-35 के ठीक बीच में क्या होता है 32.5, और ये बिल्कुल 40 वाली लाइन पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो इसकी वैल्यू बेटा 40 हो जाएगी। क्या आप समझ गए हैं सारी चीजें? अब अगर ये चीजें समझ गए हैं तो अब सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन साथ में ये बात भी पढ़ लेना कि विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में यानी कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है। यानी ये 40,000 है इसकी वैल्यू, ये 32,500 है, यानी 32,500 हो गया ना, और ये 15,500 हो गया। 15,500 किसको बोलेंगे, इनके आगे हजार हजार बोलना पड़ेगा। 15.5 तो ये इसका मतलब 15,500, और इसका मतलब 42,500, और इसका मतलब 35,000। बात आ गई समझ में? अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताओ। बेटा देखो, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ एक बार समझनी पड़ती है। अगर एक बार समझ ली, जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हो, एक बार गोले में बिठा लिए, पांचों क्वेश्चन एकदम जल्दी से हल हो जाते हैं। तो यहां भी वही चीज है, अगर आपने एक बार ग्राफ समझ लिया तो अगले जो 5 क्वेश्चन इस पाएंगे एकदम से हो जाएंगे, उनमें टाइम लगना ही नहीं है। तो अब मैं वही आपसे कहने वाला हूं। तो ये तो सभी शहरों का कुल मिलाकर इनका औसत पूछा है, तो औसत पूछा है तो औसत कैसे निकालूंगा, 40,000 लिख के, ना जरूरत नहीं है 1000 लिखने की, बाद में जो आ जाए ना औसत उसके आगे 1000 लगा देना बस। तो 40 + 32, क्योंकि उससे सिर्फ लंबी लंबी कैलकुलेशन ही होगी। अगर मैं 1000 अभी से लगाऊंगा तो जोड़ने में आपको दिक्कतें आएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे कंफर्टेबल हो तो वैसे कर लो आप। और ये बेटा 35 हो गया, ठीक है। और इसमें भाग कितने का दूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है मेरे भाई। तो एवरेज निकालना है तो टोटल कितनी चीज हो गई, ये 5 चीज हैं। तो ये टोटल क्या है, 5 शहर हैं। ये शहरों की वैल्यू दे रखी है, इस शहर से इतने विद्यार्थी, इस शहर से इतने, इस शहर से इतने। शहर कैसे पता चली, ये लिख रहा शहर, ठीक है। चलो तो बच्चों, अगर मैं इन सबको जोड़ने लगूं तो 5 5 10 5 15 पॉइंट के एक तरफ जोड़ ली, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 5 13, 2 15 का 5, और हासिल का फिर 1, तो 1 और 3 4, 4 4 8 9, 3 12 और 4 16, 165.5। और अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे भाई ये बनेगा 33.5, 33 पंजे होते हैं 165, 33.5। लेकिन मैंने इसके साथ 1000 तो अभी लगाया नहीं है, तो 1000 लगाने का मतलब 1000 की गुणा, यानी 33,500। और अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो बटे 0 लगानी पड़ेगी, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर 33,500। और कुछ मेरे भाई, कुछ बुद्धिजीवी भाई अब कहेंगे कि भैया सर ये 1000 की गुणा क्यों करी, यही समझ में नहीं आई हमें, बाकी सारा खेल आ गया। क्योंकि वो सिर्फ मेरे पेन के साथ नहीं चल रहे, वो देखते आ रहे हैं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वो यहां देखते आ रहे हैं। तो उनको ये बात कैसे पता चल जाएगी कि 1000 कहां से आया। तो मैंने क्या बोला कि बेटा ये 33.5 जो आया है ना, ये जो वैल्यू आई है 33.5, ये 33,500 आया है, क्योंकि ये सारे आंकड़े 1000 में हैं। तो जो एवरेज आएगा वो भी 1000 में ही आएगा। तो 33,500 को कैसे लिखते हैं, 33,500। बात आ गई कि समझ में नहीं? बताइए, सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। शहर डी से, शहर डी कहां है, ये रहा,
इसमें अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी। बेटा देखिए ये जो सवाल है ना एसएससी वगैरह के आए हुए होते हैं, तो जो एसएससी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, सब जगह आता है ये सवाल, सब जगह। कोई सी भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता डीआई, हर परीक्षा में पूछा जाता है, बस यहां वेटेज थोड़ा ज्यादा है पैट में, ठीक है, इसलिए स्पेशल क्लास चलाने के लिए आया हूं इनकी। तो बेटा देखो शहर डी में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो शहर डी में ये कितनी संख्या थी 42,500, तो क्या 42,500 लिख दो या 42,500 से काम चल जाएगा? अजय 42,500 से ही चलाओ जब तक चलना, बाकी 42,500 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ूं, अगली बात क्या कहता है, शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। तो शहर सी कौन सा है, ये रहा, इसमें कितने हैं ये अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले? 17.5, क्या मैंने पिछले में भी कुछ गलती कर दी क्या? 15.5, ओहो सॉरी बच्चों, ये गड़बड़ हो गई, ये 17.5 था, ये 15.5 और 20 के बीच में 17.5 है, फिर हमने यहां भी गड़बड़ कर ली क्या? तो 17.5 आएगा, और 17.5 करेंगे ना तो 17.5 67.5 आएगा, बिल्कुल सही है बच्चों। और अब आएगा ये 33,165 33.5, ये पता नहीं पहले हमारा सही आएगा, बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन यहां ना 167.5 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने गलती को सुधरवा दिया। एक बच्चा लगातार 17.5 लिख रहा था, मैंने सोचा उत्तर बोल रहा होगा, ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, आप हमें करेक्ट करने के लिए थैंक यू। ये मैंने 15.5 लिख लिया पीछे, जबकि 15.5 नहीं, 15 और 20 के बीच में 17.5 ही तो रहेगा एग्जैक्ट बीच में। चलो क्लियर है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पर उत्तर ठीक आ गया, पता नहीं क्या भाग नहीं दिया था, ऐसे ही अंदाजे से लिख दिया। चलो ठीक है बच्चों, तो यहां पर 42.5 और शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले, शहर सी कौन सा है, 17.5, यहां आई मुझे गलती समझ में, ठीक है, 17.5, तो 17.5 ये आया 17.5। अब यही तो कह रहा है वो 42.5, अब नीचे कौन सा रखेंगे ऊपर कौन सा, क्या अधिक कम पूछे प्रतिशत में? जी नहीं, बस उनका वो कितना प्रतिशत, यही तो पूछा है। अब का किसके साथ है, शहर सी से अभियोग्यता में परीक्षा में बैठने वाली संख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली के साथ का लग रहा है, तो नीचे यही जाएगा, यानी दूसरे वाली चीज नीचे जाएगी, का उसके साथ आया है, और गुणा 100। ये बात तो मैं आपको पहले दिन बता चुका था, और जो पहले दिन से क्लास ले रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। 25 से 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, और 425 चौका होते हैं 1700, है ना, इतना ही बैठेगा ना। चलो, और 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, और बेटा ये बचेगा 3, 7 चौक 28, 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 242.8% आ रहा है। अब 242 पॉइंट, अब वो तो खुद ही कह रहा है लगभग में आएगा उत्तर, पूरा नहीं आएगा परफेक्ट, तो बताओ 242 रुपया 80 पैसा ये किसके बराबर होंगे इनमें? इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं है, इसके बराबर भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत कम है, और बेटा 243 के बराबर, लगभग बराबर 243% के ही होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल कहता है शहर सी तथा डी से कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले, बेटा खुद गौर से समझना, शहर सी तथा डी, तो सी तथा डी के एक साथ जोड़ने, सी के हैं 17.5 और डी के कितने हैं, डी के हैं 42.5। शहर सी तथा शहर डी के कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? कुल पूछ लिया तो भाई जोड़ना ही पड़ेगा, अगर कुल पूछा है तो सी प्लस डी का तो ये आ गया। चलो अब कहता है कि ए डी तथा ई से कुल इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का अनुपात, तो बेटा नीचे ये आएगा ना, क्योंकि अनुपात इन दोनों का पूछा है, नीचे किस किस का, ए का, डी का और ई का, तो जोड़ दीजिए ना बच्चों। ए का कितना है 40 है, 40 हो गया, डी का कितना है अभी तो निकाला था 42.5, और ई का और टीप लेते, टीपना ही तो बोलेंगे इसे, 35, तो ये रहा 35।
अब जरा जोड़ लेते, जोड़ना तो बड़ा आसान होता है। 42 और 17 होते हैं हमारे 59 और एक ये हो जाएगा पूरा 60। तो ऊपर तो 60 आएगा बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा 82। 82 को, अरे यार जोड़ना में कमजोरी लग रही है मेरे को, 5, तो 5 और 2 7, और बेटा ये हो जाएगा 3 4 7 4 11, 117.5। ठीक है, ये रेशो आपको बताना है कितना बैठेगा, ये 0 हो गई। अब जरा काट पीट लेते बच्चों, 25 से काटूंगा तो 25 दूनी 50, जिसमें 75 25 50 बाद में आ रहा हो ना, तो 25 से काट दिया करो। 25 दूनी 50, और यहां बचेगा 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 24:47। ये हमारा इस सवाल का आंसर आएगा, 24:47। क्या सभी का यही आ रहा है? जी बिल्कुल यही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। ऐसे सवाल में हमें बहुत डाउट होता है जिसका उत्तर इनमें से कोई नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमारा मन करता है हमें एक बार और चेक कर लेना चाहिए। सबसे खतरनाक उत्तर आप जानते हो कौन सा होता है? इनमें से कोई नहीं, सबसे खतरनाक, क्योंकि बाकी कोई सा भी मिल जाता हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, लेकिन इस पे हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। चलो तो बहुत बढ़िया, 24:47। अगले वाले सवाल पे चलें। क्या सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अगले सवाल पे बेटा खुद समझने की कोशिश करो, तभी सीख पाओगे, वरना तो सिर्फ रट रहे होगे अगर मेरे साथ ही समझ रहे हो तो। चलो, किस शहर में अपने पिछले शहर से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं घटी है? क्या जबरदस्त सवाल है बच्चों। आज का सवाल ऑफ द डे, अगर कोई आपको कोई इनाम देने लगे किसी सवालों को तो ये होगा सवाल ऑफ द डे। तो कितनी छोटी सी लैंग्वेज है, क्या आप कर पाओगे? एक बार बता दो। अब मैं ये मान लूंगा आज के आपने 10 सवाल कर लिए, अगर ये सवाल बहुत जल्दी से कर देते हो तो बहुत अच्छा होगा। किस शहर में अपने पिछले शहर से परीक्षा में बैठने वाले, सवाल ऑफ द डे बेटा लिख दूं, सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे, पर हम तो आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी दोनों तरह के बालक है ना, बाइलिंगुअल लिखना चाहिए। ये लिख दिया सवाल ऑफ द डे, दा भी लिख दो भाई। चलो तो अब ये बताओ कि भाई कौन इसको करेगा। किस शहर में अपने पिछले शहर से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं घटी है? ध्यान देना, नहीं घटी है, बाकी सब में घट रही होगी, एक में नहीं घट रही। जैसे मैं ऑप्शन लू बी शहर में क्या नहीं घटी है? नहीं जी, देखो ए से घटी है, यहां 40 था, यहां 32.5 पे आ गया ग्राफ, तो ये तो नहीं होगा उत्तर। सी ऑप्शन देखिए, क्या सी में नहीं घटी है? जी घटी है, ये 32.5 था और ये कितना आ गया 17.5 पे, बहुत ढेर घट गई, तो ये भी नहीं हो सकता उत्तर। डी में देखना जरा, क्या ये पिछले शहर से घटी है? नहीं जी, पिछले शहर में यानी सी शहर में ये थी कितने विद्यार्थियों की संख्या 15.5 और 17.5, और ये हो गई 42.5। हर बार 15.5 ही बोल रहा हूं, तो बेटा कौन सा उत्तर हो गया? डी। तो अगर कोई भी बच्चा इसको थोड़ा सा भी जल्दबाजी में पढ़ेगा तो बहुत सारी गलतियां इसमें कर सकता है, और मुझे लगता है कि अब आपका ऑप्शन बिल्कुल सही और सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सवाल में क्या, कुछ नहीं, देखो ये ग्राफ में कुछ नहीं होता, ये होता है मेन चीज। अगर ये समझ के पढ़ी है तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट सवाल है इस ग्राफ पे, फिर टेबल पे पहुंचते हैं। शहर ई से, और बेटा आज क्या मिलेगा? एक और लाइन ग्राफ। आज का जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ना अभी इस तुरंत बाद क्लास के, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आज, तो इसकी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, लाइन खिंच रही है ना, बिंदु रख रहे हैं। चलो, शहर ई से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले वालों की संख्या, तो ई से कितने लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में? ये 35,000 की लाइन है पूरी, देखो 35,000, तो 35 ही होंगे एग्जैक्ट। तो ई में कितने हो गए भाई? 35 हो गए। अब कहता है संख्या का सभी दिए गए शहरों में बैठने वालों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है? तो भैया ये जो संख्या है ना, इन सारे शहरों से कितना प्रतिशत है?
कम या ज्यादा नहीं पूछा। अब इसने बोला सर का नहीं आया, से आया, इस बार से कह दे या का कह दे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपके का तो इसमें कहा है, तो जब का और से दोनों आ रहे हो ना तो से को ही प्रीफरेंस देना, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब यहां देखिए इसका इन सारे शहरों से कितना प्रतिशत है, बस खत्म हो गई बात। तो सारे शहरों का अभी जोड़ा था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 167.5 आया था, यही आया था ना बच्चों, सारे शहरों का जोड़ के पिछले पहले ही सवाल में जुड़ा है ये। और प्रतिशत लाना है तो गुणा 100 करना होगा, बस 0 से 0 काट लेते हैं और बच्चा 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 25 छिक्के 150 और ये बच गया 25 तिया नहीं 25 सत्ते 175। देखते ही पता लग गया 75 आ रहा, 25 से कटेगा, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो बेटा 1400/67, 1400/67, इस सवाल में भी झोल है थोड़ा सा, तो एक सवाल कैलकुलेटिव हो सकता है जैसे ये है, इसको भाग देना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो 67 का भाग अब 1400 में दोगे तो कैसे देते हैं भाई, ऐसे ही देते हैं। ये तो सर 67 दूनी 134 होते हैं, तो 134 हो जाएगा, बचेगा बेटा 134 ही होते हैं ना, हाँ 65 दूनी तो 130, हाँ सही है। तो बेटा ये 6 ये 0 हो जाएगा। अब क्या 67 का भाग जब 60 में देंगे बच्चा कहेगा नहीं हो रहा जी, अब क्या है बेटा, बच्चा यहां पॉइंट लगा जाता है, तो 2 पॉइंट ऐसे सोचने लगता है। नहीं, जब नहीं जा रही है पहले तो भाग नहीं जा रहा ना 67 का, तो ना जाने की 0 लगाएंगे, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है बात, ऐसे होता, भाग देना भी सिखा रहा हूं आपको। पहले ना जाने की 0 और फिर 67। बेटा अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा करीब करीब आपका 9 बार चला जाएगा, क्या 9 बार नहीं 8 बार जाएगा, 8 9 ऐसा कुछ आएगा, देख लेना 20.89। आप कैलकुलेटर से भी भाग कर लेना, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, 20.89%। क्या बच्चों बता सकते हो कौन सा उत्तर है, तो लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। अब बहुत सारा बच्चा इस 20 को देखते ही यहां टिक कर देगा, और वही सबसे बड़ी गलती होगी। 20 को देखते यहां 20 आते ही कहेगा ये रहा, एक में ही है 20। और बेटा क्या देखो दूसरा ऑप्शन इसलिए इतना नजदीक दिया है, तो 20 रुपीज 89 पैसा, तो ये तो 21 रुपया के बराबर हो गए, लगभग 11 पैसा ही तो कम है, और इससे तो 89 ज्यादा है, तो इसके ज्यादा करीब रहा कि नहीं, तो हमारा उत्तर इसका 21 आएगा ना कि 20। और ये इसीलिए सवाल आया है कि आप 20 करो यहां पर, ठीक है, इसीलिए सवाल आया है। चलो ना जाने की 0 क्या होता है बेटा, ना जाने की 0 ये होती है कि जैसे 67 का भाग अब हम 60 में दें, 67 का भाग 60 में दें तो भाग जा नहीं रहा, अब पॉइंट नहीं लगा सकते, अगर अभी तक पॉइंट नहीं आया तो लगा नहीं सकते। तो जब भाग ना जा रहा हो तो इसको बोलते हैं एक 0 और लगाओ, तो इसको बोलते हैं ना जाने की 0, ठीक है। अब पॉइंट लगाओ, अगर बच्चों अगर ऐसा होता कि पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती तो आगे कुछ और अंक होता तो फिर वो उतार लेते, ना जाने की 0 लगा के, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आपको सब कुछ बताना पड़ता है बेटा, हर रोज की तरह बताता हूं दोनों सवालों के बीच में कि दर्शन सीरीज चल रही है, उसी का टाइम टेबल है, और दर्शन सीरीज की जो मैराथन्स थी वो पीछे को हटा दी हैं। कब से शुरू होंगी वो बेटा आपकी होंगी शुरू वो 17 सितंबर से, ठीक है, 17 सितंबर से आपकी मैराथन शुरू हो जाएंगी। नवीन सर, अंकित चौधरी सर सारे कूद पड़ेंगे पैट के लिए, ठीक है, मैराथन लेने के लिए। चलो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पूरा प्लान सेट है। चलो अगला सवाल क्या कहता है देखिए, यदि वर्ष 2000, बेटा ये तो टेबल है, इसको समझना पड़ेगा पहले क्या मतलब है। विगत 6 वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत है, यानी पी जो ये है कंपनी का नाम लिख दिया, ये कंपनी है और ये वर्ष है। पी कंपनी ने 2004 में 11% का लाभ कमाया, ये प्रॉफिट है, और पी कंपनी ने 2005 में 9% का लाभ, और इसी कंपनी को 2006 में 4% का लाभ, इसी कंपनी को 2007 में 7% का लाभ। तो ऐसे इसका लाभ प्रतिशत हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बच्चों कंपनी का लाभ है, ऐसे ही सारी कंपनियों के लाभ दे रखे परसेंट में। अब आप सवाल देखिए क्या कहता है, यदि वर्ष 2007 में पी
द्वारा अर्जित लाभ। पी कंपनी जो है 2007 ये रहा, इन दोनों को मिला दोगे तो यहां मिलेंगी जाके, पी कंपनी को और 2007 को। तो इसका कितने प्रतिशत लाभ आया? ये 7% लाभ। तो मैं कहूंगा इस कंपनी को 7% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 7% लाभ। ये कह रहा है कि 2.1 लाख रुपए का लाभ था, तो ये जो 7% है ना, ये 2.1 लाख के होंगे। 7% क्या हो गया? 2.1 लाख हो गया। ठीक है बच्चों, 2.1 लाख, चाहे तो लाख को एक के आगे 5 जीरो रख के गुणा भी कर दो। ठीक है, 2,10,000 लिख दो, इसको एक ही बात है। चलो, अब ये कह रहा है कि कंपनी की टोटल आय कभी भी जो होती है ना, वो 100% होती है किसी की भी। तो जब 7% की ये वैल्यू है, तो 100% की क्या वैल्यू होगी? बस मैथ्स का सवाल है बच्चों। तो देखिए, 7 चीज इतने की आती हैं, तो एक कितने की आई कैसे निकालेंगे? तो 1% की वैल्यू होती है भाई, 7 का इसमें भाग हो जाएगा। जब 7 का ये है तो 1 का क्या होगा? 7 का भाग। अब मैं इसको देखूं तो ये 0.3 आ जाता है, 0.3 लाख, 0.3 लाख। अगर इसको वैसे कहूं तो ये 30,000 बैठेगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि मुझे टोटल इनकम चाहिए कंपनी की। तो वो क्या हो जाएगी? इस 0.3 में 100 की गुणा हो जाएगी, बस इतने लाख आ जाएगा। तो इस 0.3 में 100 की गुणा होगी, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लेते हैं नीचे, तो ये आ गया 30 लाख। क्या सबको समझ में आ गया 30 लाख क्या? सब कुछ आपके सामने ही हल किया है, एक एक बात। ठीक है, 30 कैसे आया? मुझे उम्मीद है हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो ये फिर से एक टेबल है, उसी टेबल का एक और क्वेश्चन है, इसको अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां आओ। वर्ष 2005 में कंपनी क्यू, 2005 कहां है और कंपनी क्यू कहां है? ये रही। तो ये 10% का लाभ हुआ। कंपनी क्यू कितना परसेंट लाभ कमाती है जी? 10% कमाती है, ये लाभ प्रतिशत। शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ, कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार सोच करके देखो क्या पूछना चाह रहा है। शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ, तो शेष कंपनियों द्वारा, शेष कंपनी कौन सी? इसको छोड़कर, क्यू को छोड़ देना, इस 2005 में ही बात हो रही है, 2005 में इसको छोड़ दो, बाकी कंपनियों का औसत लाभ प्रतिशत बताओ। ये सब लाभ प्रतिशत है कंपनियों के, औसत कैसे आएगा? 9, 5, 14 और 8 सबको जोड़ूंगा कि नहीं? खुद बताओ। शेष का औसत, शेष का एवरेज ला रहा हूं मैं, 9 + 5 + 8 + 12 + 6, और भाग कितने का दूंगा? जितने जोड़े हैं 5 का। ये नहीं 6 कंपनी है तो 6 का भाग दोगे, नहीं नहीं नहीं, 5 का ही भाग दूंगा, क्योंकि ये 5 ही तो चीज जोड़ी है हमने। 9, 5, 14, 8, 22, 22, 12, 34 और 6, 40, 40/5, यानी ये हो गया 8%। परसेंट क्यों? क्योंकि ये सब परसेंट है। तो औसत शेष कंपनियों का क्या हो गया? औसत भी है, लाभ का प्रतिशत है। शेष कंपनियों के औसत लाभ प्रतिशत क्या है? शेष कंपनियों का औसत लाभ प्रतिशत 8%, और इसका क्या था? क्यू का 10%। पूछा क्या? इनका अंतर पूछा, 10% का और 8% का अंतर पूछ रहा है, वो तो 2% होगा ना बच्चों। तो कितना आसान सवाल था, कितना आसान है, खुद बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ें, क्या अगले सवाल पे चलते हैं। यदि वर्ष 2005, खुद समझने की कोशिश करो एक सेकंड के लिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ, क्यू द्वारा अर्जित लाभ कौन सा है भाई? 2005 में, तो अभी तो निकाला था 10% है सर, इसको बार बार क्यों निकलवा रहे हो हमसे? चलो आगे कुछ और कह रहा होगा। 2007 में आर द्वारा अर्जित लाभ, तो 2007 में आर ने कितना अर्जित लाभ करा? 8%, तो ये हो गया 8% आर का। चलो क्यू का हो गया 10%, आर का हो गया 8%। दोनों कंपनियों की आयों में अनुपात क्या होगा? ये लाभ दोनों के बराबर हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है बच्चों। ये कह रहा है कि क्यू द्वारा जो अर्जित लाभ था, और बेटा ये जो आर द्वारा अर्जित लाभ था इस साल में, ये इतने इतने थे, ये दोनों बराबर हैं। तो इनकी आयों में क्या अनुपात होगा? कोई बच्चा बताएगा क्या? ये कह रहा है क्यू का 10%, यही तो बात है इसका। क्यू का 10% जो लाभ है और आर का जो 8% लाभ है, वो दोनों बराबर हैं, यही तो बोला है। क्यू का 10%, आर का 8%। तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन बन गया। क्यू कंपनी, ये रही क्यू की आय टोटल, और ये रही आर की,
ये क्यू की क्यू ही मान लो पूरी, आर की आर ही मान लो, एक्स वाई मानो ही मत आप। ठीक है, तो क्यू का 10%, क्यू गुणा 10/100, और आर का 8%। सर बटे 100 क्यों कर रहे हैं? जब परसेंटेज हटाते हो ना बच्चों, वो बटे 100 करना पड़ता है, परसेंटेज हटाने की सजा है ये। क्या ये रूल है? जी हाँ, ये रूल है। अब मुझे क्यू और आर का रेशो बताना है, यानी इन दोनों कंपनियों का रेशो बता दो। ये जो रेशो आएगा ये आय का ही रेशो आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ, 2 से कट जाएगा 5 बार, क्या ऐसे काट सकते हैं? 2 चौका 8 काट सकते हैं। क्यू आर का रेशो पता है आपको? बेटा आपको कभी भी ऐसा मिले ना, क्यू के साथ 5 और आर के साथ 4, तो पता है रेशो क्या होगा? तो क्यू का रेशो वो होगा जो क्यू के सामने होगा, और आर का रेशो वो होगा जो आर के सामने होगा, बराबर में सामने। ये नहीं क्यू का 5 नहीं होगा, क्यू का सामने का, आर का बराबर में सामने का। तो क्यू आर के रेशो ही पूछे, हाँ जी, ऊपर क्यू का और नीचे आर का। तो क्यू का कितना है? 4, और आर का कितना है? 5। 4, 5 हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। गलती से अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो 5, 4 आ जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? 4, 5 एकदम से बिल्कुल ही आसान सवाल था, बस समझने वाली बात है, थोड़ी सी मैथ्स यूज कर दिया उसने, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में, 2009 कहां है? ये रहा। कंपनी टी का लाभ प्रतिशत कहां है? ये रहा। कितना है भाई? 14%। कंपनी टी पे ही लिख दो 14%। ये बात बन गई 14%। कहता है 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इसी कंपनी के लाभ में? तो 2004 में कंपनी टी का देखना 10 रहा था, ये 14 हो गया। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अब आप कहोगे सर ये भी तो प्रतिशत ही हुई, ये भी तो 4% ही तो वृद्धि हुई। नहीं नहीं, ये हो सकता है किसी और इनकम का हो, ये हो सकता है किसी और इनकम का हो, तो इसलिए परसेंटेज की यहां कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको 10 से हुई वृद्धि 14, तो कितना वृद्धि परसेंट है बस वो देखना है। वृद्धि प्रतिशत देखना है तो वो 4 की हुई है। वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे? जितना अंतर है बटे किससे हुई है वृद्धि? 10 से। तो नीचे 10 और गुणा 100। बेटा ये ऐसे आता है 40%। 40%। बात आ गई समझ में कि 40 क्यों है, 4 क्यों नहीं है उत्तर? बच्चा 4 कर देता है ना, यही गलती है उसकी। चलो क्लियर है ना बच्चों? वो इसके मुकाबले पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना पड़ा है, कितना बढ़ा है, इसका प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि इसका मतलब ये है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि यानी 4 बढ़ा 10 पे बढ़ा गुणा 100। ठीक, चलो अगला सवाल, और बेटा लास्ट सवाल है आज का, और फिर जयराम जी की। सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था? क्या है बच्चों? घना आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या? बहुत आसान है। देखो एक बार, खुद एक बार पढ़ के देखो, ऐसे लगेगा कुछ है ही नहीं सवाल में। सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत। देखो बच्चों, सारे वर्षों में एस को देखना है बस, तो सारे वर्ष यही तो हुए, तो देख लो ना इनका औसत क्या है। औसत लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत तो यही इनका एवरेज चाहिए बस उसको। भाई ये क्या है? लाभ प्रतिशत है, खुद कह रहा है, इनका बस एवरेज बता दो। तो पहले तो मैं इन सबको जोड़ लूं, ऐसे जोड़ लो, 5 5 10, 4 14, 3 17 और 8 25 और 7 32। हासिल के 3 और 1 4, 1 5 6 7, 72 आएगा। अब 72 क्या है भाई? 72 कितने का है? ये कितने का है? कितने? 1 2 3 4 5 6, जिनको जोड़ा है। तो एवरेज लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? बस भाग देना होगा। तो ये तो घना आसान सवाल है बच्चों, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कुछ छुपाने की, है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास बच्चों यहीं दी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और अब जो इसके बाद, क्लास के बाद जो आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट मिलेगा तुरंत, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे, तो बच्चों पहले वाले टेस्ट को 28-30 हजार बच्चों ने दे दिया, बड़ी खुशी होती है। तो इससे लगता है कि आप लोग 80 लाने के लिए तत्पर हैं, और 80 ही हमारा कम से कम टारगेट है इस बार पैट में। करने वाले बच्चे 90 भी करेंगे, पहले भी किया है 91 के बच्चा, मैंने आपको बताया ही था, अलका यादव, है ना बच्चों। 91 स्कोर किया पैट के अंदर, जो 99.9998 ऐसा उसका परसेंटाइल था।
चलो बहुत बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद।